जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बिहार पुलिस का तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आप इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 80 प्लस स्कोर करना होगा, क्योंकि 80 प्लस से कम अगर आप स्कोर करते हैं तो सिलेक्शन का कोई उम्मीद नहीं है। और 80 प्लस स्कोर करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ना होगा। या तो आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, दोनों पढ़िएगा तो फ़ायदा होगा। ऑनलाइन भी क्लास लीजिए, ऑफलाइन भी बुक से पढ़िए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। और जितने भी हमारे दोस्त लाइव क्लास से जुड़ गए हैं उन सभी का स्वागत है। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ जाए। और जो क्लास के बारे में नहीं जानते हैं उनको बताइए और डेली 10 बजे क्लास में लेकर आइए, ताकि सभी बच्चे क्लास का फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है और उम्मीद है कि आप सभी इस क्लास से लाइव जुड़ भी गए होंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है। ऐसा क्वेश्चन भी बिहार पुलिस के एग्जाम में खेल से संबंधित पूछा जाता है। तो फटाफट बताइए कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है। जल्दी से सही आंसर बताइए। अगर आप ऑप्शन डी टेनिस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डबल फॉल्ट का जो संबंध है वह टेनिस से है। एक का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ। दो का सही जवाब बताइए कि अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ। दो का सही जवाब बताइए। ऑप्शन सी 1961 बिल्कुल आप लोग राइट बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो बी वाला गलत है। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। यह आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि अर्जुन पुरस्कार की कब शुरुआत हुई थी तो 1961 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फटाफट सही जवाब दीजिए। देखिए लाइव क्लास है तो सभी लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सभी लोग का कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। तो 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा। कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कलिंग पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है। और देखिए कल के क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज थे। क्वेश्चन हमने करवाया था कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था। क्वेश्चन में हम यही करवाए थे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था। तो देखिए वह महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था, लेकिन ऑप्शन में संघमित्रा था, इसीलिए हम आपको संघमित्रा जो है सही आंसर बताए हैं। अगर महेंद्र रहता तो संघमित्रा नहीं रहता, अगर संघमित्रा है तो महेंद्र नहीं होगा। यानी इसमें से एक ही ऑप्शन था तो वो सही हो जाता, और दोनों रहता तो दोनों ऑप्शन दोनों एक ही ऑप्शन में अगर दोनों रहता महेंद्र और संघमित्रा तो ये दोनों सही होता। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यही आप लोग गलती करते हैं। अगर मान लीजिए कि संघमित्रा याद है महेंद्र याद नहीं है, या तो महेंद्र आप लोग पढ़े हैं कि अशोक ने श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र को भेजा था, लेकिन महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। महेंद्र रहे तो महेंद्र को सही मार देंगे, संघमित्रा रहे तो संघमित्रा को सही मारेंगे, और दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो दोनों सही मारेंगे। तो 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है, तो उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होती है। तो 4 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है, तो यह आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का शासन जो है राष्ट्रपति के हाथ में रहता है।
तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है वो राष्ट्रपति चलाता है। तो 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम लोग यूटी कहते हैं। तो 5 का ऑप्शन बी राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, एशिया विकास बैंक, एशिया विकास बैंक यानी एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, और 6 का सही जवाब बताइएगा कि एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी मनीला हो जाएगा, क्योंकि एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था अगर पूछे तो इसका सही जवाब 1837 हो जाएगा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम योग विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? 8 का सही जवाब बताइएगा कि प्रथम योग विश्वविद्यालय, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? 8 का सही जवाब बताइए। बिहार शरीफ, मुंगेर, आरा, गया। सही जवाब बताइए। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना, तो 8 का ऑप्शन बी मुंगेर आपका हो जाएगा। प्रथम योग विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह मुंगेर में किया गया था। और मुंगेर से जितने भी बच्चे होंगे उनको मालूम होगा कि उनके ही जिला में मुंगेर में ही योग विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना सबसे पहले किया गया था। मुंगेर से कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? डेंगू ज्वर अभी पटना में जो है आपका डेंगू का प्रकोप था। तो देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम में या बिहार के किसी भी अन्य एग्जाम में, जैसे सिविल कोर्ट हो गया, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि डेंगू से बहुत लोग बीमार हुए हैं अब की बार। तो ये आपको याद रखना होगा कि डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी विषाणु के कारण हो जाएगा। और 1 नंबर का क्वेश्चन है, कतई जहर है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके हर हाल में एग्जाम में पूछे जाएंगे कि डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब बताइए कि मेटूर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन डी अगर कावेरी नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेटूर बांध जो है वह कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो देखिए इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और इनका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। 1 नंबर का क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? शायद ये 76 पोस्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि रोलेक्ट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए इस प्रश्न को कि रोलेक्ट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो यह लॉर्ड जेम्स फोर्ड हो जाएगा। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? ये भी कतई जहर प्रश्न है, याद रखिएगा और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तावित किया था। तो 13 का ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर है कि किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? आपको बताना है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो खुद को बंगाल का जो है शेर कहा था। चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही जवाब, लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल का शेर कहा था।
लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के शेर के नाम से वह अपना उपाधि धारण किया था और खुद को कहता था कि वह बंगाल का शेर है। तो लॉर्ड वेलेस्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी मात्र एक बार बने थे 1924 में बेलगावा में, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वह 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। तो 15 का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? कतई जहर प्रश्न है, याद कर लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो बिल्कुल राइट आंसर। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। तो 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी याद रखिएगा कि बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए, एक बार में नहीं याद हो, 2 बार क्लास को देखिए, 2 बार में याद नहीं हो फिर 3 दिन 4 दिन बाद क्लास को देखिए। और प्ले लिस्ट माँ बाप का सपना सीरीज बना दिया गया है। प्ले लिस्ट में सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो स्पेशली बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस के लिए बनाए जा रहे हैं। तो 17 का सही जवाब बताइएगा कि बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? 17 का ऑप्शन डी 1802। 1802 बिल्कुल राइट आंसर। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? अब सही जवाब बताइए 18 नंबर कि कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना जो है सबसे पहले किसने की थी? 18 का ऑप्शन है सुहादेव, बिल्कुल राइट आंसर। सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सबसे पहले की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी यह पश्चिम बंगाल में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, लौह इस्पात कारखाना जो कुल्टी है वो पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1874 में हुई थी। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी 1874 में पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की जाती है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का रियल नाम? बहुत लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, बहुत लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में बाबर है। तो यूसुफ बाबर, मोहम्मद बाबर, ये बिल्कुल दोनों गलत है। ना ये होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। इसका सही जवाब जहीरुद्दीन हो जाएगा। बाबर का जो वास्तविक नाम था वह जहीरुद्दीन था। 20 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो देखिए, कांग्रेस के आपको बताना है कि किस अधिवेशन में। कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही जवाब बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी ने की, उसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 22 का सही जवाब बताइए कि ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो 1817 में। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोमतेश्वर की मूर्ति निर्माण किसने करवाया? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो 23 का ऑप्शन है चामुंडराय हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय के द्वारा कराया गया, तो ऑप्शन है सही जवाब। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। जो बच्चे याद कर लेंगे उनका 1 नंबर कन्फर्म है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? भागीरथी नदी पर। तो 24 का ऑप्शन डी सही जवाब भागीरथी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 8415 में क्वेश्चन पूछा गया था कि H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? और जो बच्चे इसको याद कर लेंगे उनका 1 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है दोस्तों। याद कर लीजिए, H5N1, H1N1 भी पूछा जाता है, H2N1 भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है H5N1। तो H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो 25 का सही जवाब बताइए। बर्ड फ्लू, बिल्कुल राइट आंसर है बर्ड फ्लू। H5N1 वायरस, जहाँ भी H5N1 वायरस देखने को मिले कुछ नहीं करना है, बर्ड फ्लू बिल्कुल सही मार देना है।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट बताइए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। और बिल्कुल आप लोग गलत बता रहे हैं, मनीला नहीं होगा दोस्तों। हमने आपको बताया था एशियन डेवलपमेंट बैंक, माने एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला है। एडीबी का मुख्यालय जो है एडीबी का मुख्यालय मनीला है, लेकिन यहाँ विश्व बैंक पूछा जा रहा है, यानी वर्ल्ड बैंक पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। तो 26 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आईएमएफ का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन कतई जहर प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और जितने भी दोस्त हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और अभी तक जो लोग टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारा PDF आपको वहीं मिलेगा। अभी लगभग 10-11 क्लास का जो PDF है हम आपको कल टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। उम्मीद है आप सभी को वो PDF मिल गया होगा। 28 का सही जवाब बताइए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 28 का सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो हो जाएगा। ये दोबारा क्वेश्चन हम करवाना है, ये पहले भी करवाया है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, ये भी याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। मस्का डोमेस्टिका जो होता है वो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। अब बताइए मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका है। पूना की संधि कब हुई थी बताइए? पूना की संधि 1817 में, बिल्कुल राइट आंसर है। पुरंदर की संधि बताइए? ऑप्शन ए 1665, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद करना होगा। अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में कौन सी संधि हुई थी? तो अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में जो संधि हुई थी वह मंगलौर की संधि हुई थी। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नाजीवाद के स्थापना किसने किया? नाजीवाद की स्थापना किसने किया? 33 का सही जवाब बताइए कि नाजीवाद की स्थापना किसने किया? एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर किस देश का निवासी था? जर्मनी या फ्रांस? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इटली। किस देश का निवासी था एडोल्फ हिटलर? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 34 का ऑप्शन दी चंद बरदाई हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जहां पनाह भवन का निर्माण किसने किया था? जहां पनाह भवन का निर्माण किसने किया था? बिल्कुल मुगल सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन है, फटाफट सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल राइट आंसर। जहां पनाह भवन का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बाण भट्ट किसके दरबार में कवि रहते थे? बाण भट्ट किसके दरबार में रहता था? तो इसका प्रश्न भी सही जवाब बताइएगा कि बाण भट्ट किसके दरबार में थे? तो ये हर्षवर्धन के साथ दरबार में थे। तो हर्षवर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा, आना सिक्का किस मुगल शासक ने चलवाया? आना सिक्का जो है वह शाहजहां ने चलवाया। शाहजहां ने आना सिक्का चलवाया था। 12 मासा के लेखक कौन है? देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। 12 मासा के लेखक मलिक मुहम्मद जायसी, बिल्कुल सही जवाब। कलहन किसके रचयिता है? राजतरंगिणी के कलहन लेखक है, याद रखिएगा राजतरंगिणी। लेकिन 12 मासा का लेखक मलिक मुहम्मद जायसी हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा
39 का सही जवाब बताइए। तब बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर है, लेकिन 1 नंबर का है। याद कर लीजिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी? तो पहले तो यह क्वेश्चन याद रखिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था, यही आपका होमवर्क में क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना कब की? तो ऑप्शन के हिसाब से आप सही जवाब दे दीजिएगा। 40 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही हो, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे और बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग मन लगा के केवल तैयारी करें। सफलता आपके हाथों में है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेहनत से भागिएगा उतना ही वो काम जटिल होते जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए और 5 से 6 घंटा, कम से कम 24 घंटा में 5 से 6 घंटा आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, तभी जाकर सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और डेली 10 बजे आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए, हमसे जितना भी हो सकता है, जो भी मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या जो भी सब्जेक्ट हो, या जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन दिलाना है। और सिलेक्शन मिल जाए तो भूलिएगा मत, नाम जरूर याद रखिएगा। और जितने भी दोस्त हमारे हैं चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मोटिवेट होते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आप लाइक वीडियो को कर दे, शेयर कर दे, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा क्लास लगा होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।